हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू के कुछ वीडियोस में मैंने 7 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग 7th टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड हियर वी आर। ठीक है, तो हमारा 7th टॉपिक है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। आखिर कोई भी हम प्लान बना रहे हैं तो उसमें हमको कितना सक्सेस हासिल हो रहा है, यही हम जानने वाले हैं कि आखिर इंडिया में जितने भी प्लान्स बनाए गए थे, 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए गए थे, तो उसमें जो भी हम लोग अचीव किया था, किस तरह से हमने सक्सेस हासिल की, बाकी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ एज अंडर। तो कोई सा भी प्लान अगर हम बनाते हैं तो उसका सक्सेस हम कैसे डिसाइड करते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी भैया, हमने जो प्लानिंग बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारा जो इंडिया का नेशनल इनकम था उसमें जो इंक्रीज आया उसे हम सक्सेस कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, क्या हुआ, ये जानते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, है ना, और भी हैं काफ़ी सारी, और तो उनको हम लोग देखेंगे। 3 मेन हैं और इनको हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि हाँ जी भैया, हमारे नेशनल इनकम में जो इंक्रीज़ आया था, क्या वो सच्ची में सक्सेस था कि नहीं था। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द पीरियड प्रियर टू प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। इंडियन इकोनॉमी वॉज देयरफॉर अ स्टैगनेंट इकोनॉमी। स्टैगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जो इकोनॉमी बहुत ही धीरे ग्रो कर रही हो, बहुत कम ग्रो कर रही हो या ग्रो ही ना कर रही हो, उसे हम लोग स्टैगनेंट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं, और मैंने उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्लानिंग था हमारा, वो था नेशनल इनकम का हमारे इंडिया में। तो मतलब जो भी हम प्लानिंग बनाए थे उसके पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो था 0.5%। मतलब हर साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही अपने इकोनॉमी में ग्रोथ ला रहे थे, और इसीलिए हम लोग अपने इकोनॉमी को उस टाइम पर स्टैगनेंट इकोनॉमी कहते थे। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है increase in national income during the first plan was 4.6% per annum against the target of 2.1% per annum। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल इनकम में जो था इंक्रीज था ना, वो 4.6% था हर साल। ठीक है, जबकि हमारा टारगेट था 2.1%। तो यहाँ पर आप चाहें तो ग्रोथ का चार्ट देख सकते हैं। तो हमारा जो प्लानिंग था वो था 2.1% का, लेकिन हमारा जो ग्रोथ हुआ था वो था 4.6% पहले प्लान में। ओके, फिर आ जाता है हमारा अगला वाला। फिर हमारा अगला पॉइंट है बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान। बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान, हमारा जो अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो ये कहता है बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान द टारगेट वाज टू रेज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम, बट दिस टारगेट वाज अचीव्ड ओनली बिटवीन 5th एंड 10th प्लान। तो जो हमारा सेकेंड प्लान था, ठीक है, यहाँ पर जो आप सेकेंड हमारा प्लान देख सकते हैं उसमें क्या दिया है कि हमारा जो प्लान था वो था कि हम 5% ग्रोथ करें अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में, लेकिन हमारा जो ग्रोथ था वो अचीव हुआ था 5% तक का। कितने में हमारा ये अचीव हुआ था 10th प्लान तक में, मतलब 5th और 10th प्लान तक में हमारा जो 5% का जो ग्रोथ था वो अचीव हुआ था। तो इसको मैं छोटा करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें था कि हम लोग 5% ग्रोथ करें, लेकिन हमारा जो ग्रोथ था वो 5% हुआ था 5th प्लान में, और उसके बाद ये 10th प्लान तक चला था। मतलब 10th प्लान में तो हमने 7.6% ग्रोथ अचीव कर लिया, लेकिन हमारा 9th प्लान तक में हमारा ये 5% जो ग्रोथ था वो चल रहा था। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6.5% आया है, लेकिन अगेन 5.4% हो गया। तो जो हमको ग्रोथ करनी थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वो हमने अचीव कब की, 5th 5 ईयर प्लान में, और 9th 5 ईयर प्लान तक हम लोग यही कर रहे थे। ठीक है, 5% ग्रोथ अचीव करना था हमको। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट विच इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान। ठीक है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वॉज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो हमारा 11th प्लान है, आप 11th प्लान यहाँ पर देख सकते हैं विच इज़ 7.5%। ठीक है, तो हमारा जो प्लान था वो था कितना, 9% ग्रोथ अचीव करने का, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए हैं
सिर्फ और सिर्फ 7.5%। मतलब अगेन जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगेन ग्रोथ जो है वो हमारे प्लान के मुताबिक नहीं है, प्लान से थोड़ी कम है, ओके। फिर आगे है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वॉज 6.8% against the target of 8%. In 2018-19 increase in national income is estimated to be 6.9%, ठीक है। तो हमारा जो प्लान था अगेन जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है उसमें हमारा टारगेट था कि हम लोग 8% ग्रोथ अचीव करें, लेकिन यहाँ पर तो हमारा इनकम मतलब जो हमारा ग्रोथ था वो तो नीचे आ गया, वो था हमारा 6.8%। कब हुआ था ये हुआ था 2018-19 में, हमारा 12th प्लान था, इसमें हमारा टारगेट था कि हम लोग 8% ग्रोथ अचीव करें, लेकिन अचीव कर पाए थे 6.8%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन अब ये बताएंगे कि दस ड्यूरिंग मोस्ट प्लान्स वी फेल टू अचीव द टारगेट रेट ऑफ ग्रोथ येट अ डेडलॉक वॉज ब्रोकन, अ डेडलॉक ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दैट हैड ग्रिप्ड द इंडियन इकोनॉमी प्रियर टू इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्या सोचा था कि हाँ जी भैया हमने 2.1% हर साल ग्रोथ अचीव करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने एकदम से बूम ले आया कि हमने 4.6% ग्रोथ अचीव कर ली। लेकिन अगेन फिर उसके बाद से जो हमारा प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान से ही जो हमारा प्लान था वो नीचे जाने लगा था, मतलब नीचे गया पहले 4th 5 ईयर प्लान तक और उसके बाद फिर 5% अचीव हुआ, लेकिन अचीव तो हमको सेकंड 5 ईयर प्लान में ही करना था ना। लेकिन हमने अपने 5th 5 ईयर प्लान में ये टारगेट अचीव किया और उसके बाद हमारी जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी धीरे ही हुई है कंपैरिजन टू अवर प्लानिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द येट अ डेडलॉक वॉज ब्रोकन, तो हमारा जो डेडलॉक था वो टूट गया। क्या होता है ये? अ डेडलॉक ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दैट हैड ग्रिप्ड द इंडियन इकोनॉमी प्रियर टू इंडिपेंडेंस। तो जो डेडलॉक था हमारे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ का जो डेडलॉक था वो टूट गया। यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ था वो बहुत ही कम था और इसी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी कम ग्रो हुई है, ठीक है। तो अ डेडलॉक ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दैट हैड ग्रिप्ड द इंडियन इकोनॉमी प्रियर टू इंडिपेंडेंस। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो अब अगर हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है तो भी हम कहेंगे कि हाँ जी भैया हमारा जो कंट्री है ना वो ग्रोथ अचीव करा है, पर क्या ये सच में हुआ है? आगे पढ़ते हैं। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज, हियर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के साथ जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक में हमारा पर कैपिटा इनकम किस तरह का है, क्या उसमें राइज आया है या ग्रोथ कम हुआ है, किस तरह का है, ये हम अब यहाँ पर नीचे दिए गए पॉइंट्स में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट इज, तो हमारा पहला पॉइंट है कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रियर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नेशनल नोशनल, ठीक है। तो जो हमारा पीरियड प्रियर था, हमारे प्लानिंग जो था उस हिसाब से जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। अब कैसे था ये हम जानते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द पीरियड प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो, जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली। तो जो हमारा प्लानिंग था ना इनिशियली कि हाँ जी भैया हमको इतना ग्रोथ अचीव करना है, वो था हमारा कि 2.7% हम लोग हर साल पहले प्लान में अचीव करेंगे। तो हमारा जो पहला प्लान था उसमें हमने 2.7% ग्रोथ अचीव की थी हमारे पहले प्लान में, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे ऑफकोर्स बढ़ा। 11th प्लान रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम, और जो हमारा 11th प्लान था उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का वो था 6% पर एनम। हर साल लोग 6% पर एनम के हिसाब से जो हमारा पर कैपिटा इनकम था हमारे इंडिया का वो बढ़ा था, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट है, हमारा तीसरा पॉइंट है, 12th plan estimated a growth rate of 5.5% per annum in 2017-18 and 2018-19. Rate of increase in per capita income was 5.7% एंड 5.6% पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा 12th प्लान था उसमें जो ग्रोथ रेट था वो 5.5% का हमने प्लान बनाया था, और हमारे 2017-18 और 18-19 में जो इंक्रीज था पर कैपिटा इनकम में वो था 5.7% के हिसाब से और 5.6% के हिसाब से एक साल में, ठीक है। पर एनम हम लोग इतना इतना अर्न कर ले रहे थे, ठीक है। तो इतना इतना हम लोग अर्न कर रहे थे, आप देख सकते हैं विच इज़ ग्रीन, ओके। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इतना इतना अर्न कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम
इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कहाँ गया इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेक्टेयर है पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो जो इंक्रीज था पर कैपिटा इनकम में, जो हमारा मतलब जो पर कैपिटा इनकम में हमारा इंक्रीज था, वो अचीवमेंट को ज़्यादा अवेलेबल करा रहा था। कैसे, आगे पढ़ते हैं हम लोग, समझ आएगा। तो बेसिकली इनका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रोथ था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू के कुछ पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था उससे ज़्यादा अचीव करा है। यहाँ पर 5.5% का जो ग्रोथ हमने प्लान बनाया था उसमें हमने 5.7 और 5.6% ग्रोथ अचीव किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब तो हम लोग अच्छा कर रहे थे। लेकिन आप अगर ये पढ़ रहे हो तो आप ये जान लो, हमको ये अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो ये एवरेज राइस हुआ है ना, ये प्रॉमिस नहीं करता है कि हाँ जी भैया सबका, जितना भी लोग हैं हमारे पॉपुलेशन में, हमारे पूरे इंडिया में, वो सबका लाइफ इसी तरह से ग्रो किया है। कैसे? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या है, एवरेज है। एवरेज राइस यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कुछ का हुआ है कुछ का नहीं हुआ है, और सबका एवरेज निकाला जाए तो इतना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, तीसरा नंबर का पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हमारा ये, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या राइज हुआ है, क्या है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 5 year plans देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो जब हमारा पहला जो हमारा 5 year प्लान है ना, उसमें हमने ये देखा है कि हमारे रेट ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने में जो हमारा जो उसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है, याद रखना है, ये पता होना चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा, इन 1950 टू 1951 रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम में से हमारा जो रेट ऑफ सेविंग था वो था 9.5%, मतलब जो भी नेशनल इनकम होता था उसमें हमने 9.5% सेव कर लेने थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा, इट इंक्रीज टू 31.3% बाय द एंड ऑफ 11th प्लान 2011-12 एंड वाज एस्टिमेटेड टू बी 30.5% इन 2017-18। तो जो इंक्रीज था हमारे पर, मतलब हमारे 11th प्लान में जो इंक्रीज था, मैं भी क्या कह रहा हूँ, तो हमारा जो 11th प्लान था ना, उसमें हमने देखा कि एंड में हमारा 31.3% ग्रोथ हुआ है हमारे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह में। ठीक है, तो हमने प्लान बना लिया। ये एस्टिमेट किया गया था कि 2017-18 तक में ये 30.5% हो जाएगा। ठीक है, लाइक वाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ राइजन फ्रॉम 9.3% of GDP in 1950 to 51 to 32.3% in 2017-18। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था उसमें जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था उसमें भी राइस आया था 9.3% के हिसाब से जीडीपी में, है ना। 1950 और 51 के हिसाब से 32.3% थे, पर 32.3% हमारा ग्रोथ था 2017-18 में। तो 1950 और 51 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 9.3% था, और 2017-18 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 32.3% था। मतलब ग्रोथ रेट 32.3% नहीं था, जो 1950 और 51 में जो ग्रोथ रेट था ना, उसके हिसाब से जो हमारा ग्रोथ है वो 32.3% तक इंक्रीज हुआ था। ठीक है, होप यू गॉट इट यार। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तो हम सभी को पता है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ये हमारे प्रिंसिपल ड्राइवर होते हैं किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के, हमको चाहिए ही होते हैं। अदरवाइज अगर कभी कुछ हुआ तो हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, इसमें हमको टेंशन आ सकती है। तो हमारा फिर 4 पॉइंट है, अपना चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज आ गए थे हमारे एग्रीकल्चर में। कैसे आए थे, क्या चेंजेस थे, ये सारी चीज़ें जानते हैं। 5 year plans have contributed to the development of agriculture in 2 ways, through land reforms through and through second point है, and through improvement in technology। ठीक है, and through and second point है
थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी, उसमें डेवलपमेंट हुई थी लैंड रिफॉर्म्स के चलते और हमारी टेक्नोलॉजी में इंक्रीजमेंट आने के चलते। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ना आपको ये एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया है या फिर शायद आपको समझ नहीं आया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरा समरी टाइप में। तो 1950-51 में जो हमारा सेविंग का जो रेट था वो 9.5% था हमारे नेशनल इनकम में। फिर वो 31.3% इंक्रीज हो गया हमारे 11th प्लान के एंड में। ठीक है, जो कि 2011-12 में हमने किया था। और ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि 2017-18 तक में यही जो चीज़ है वो 30.5% तक हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो रेट था इन्वेस्टमेंट थे हमारा जो इन्वेस्टमेंट में रेट था वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में वो राइज हुआ 9.3% से 32.3% में। मतलब कि जीडीपी में जो हमारा ग्रोथ कंट्रीब्यूशन था 1950-51 में वो था हमारा सेविंग से 9.3%। ठीक है। और 2017-18 में यही जो रेट था वो हो गया मतलब वही रेट हमारा बढ़ा और कितने टाइम्स बढ़ा, 32.3% टाइम्स बढ़ा। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर थे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड फर्स्ट ए एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ द सॉइल। तो जो हमारा पहला लैंड रिफॉर्म था वो ये था कि हम लोग का जो ये ज़मींदारी सिस्टम था ना, इसे सबसे पहले हटा दिया गया। ठीक है। तो जो ज़मींदार थे, ये हमारा जो इंटरमीडिएटरीज है ना, इनको हमारे बीच से हटा दिया गया। जो भी टिलर्स थे और जो सॉइल था, मतलब जो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल थे और जो स्टेट था, इसमें से हमारे ज़मींदार को हटा दिया गया था, ये अबॉलिश कर दिया गया था। फिर हमारा अगला पॉइंट है बी अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स। तो हमारा जो मॉडर्नाइजेशन था, मॉडरेशन था और रेगुलराइजेशन था, वो हमारे रेंट में वो इंक्रीज़ कर दिया गया था, है ना। उसमें हमको ग्रोथ करना था, वो ग्रोथ करें हम। फिर आ जाता है सी पॉइंट, विच इज़ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। तो जो लैंड होल्डिंग्स थी, बहुत सारे लोगों के पास पूरा ज़मीन था और कुछ के पास था ही नहीं, तो इस चीज़ को हमने सील किया लैंड होल्डिंग्स और इसको करा हमने, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट किया लैंड्स को। फिर डी नंबर है ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडाइजेशन। ठीक है। तो हमने जो होल्डिंग का साइज़ था उसे कंसोलिडेट किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट ऑफ फार्मिंग। तो हमारा जो इन्हीं चेंजेस की वजह से हमारे फार्मिंग के इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आए थे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली HYV सीड्स हैड लीड to revolutionary rise in agricultural output and productivity. Self-sufficiency in food grain was the hallmark of this change. ठीक है। तो हमने टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट्स लाए थे, हमने HYV सीड्स लाई थी, जिसकी वजह से जो रिवॉल्यूशनरी चेंज है, काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी चेंज आ गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आ गया। और हमारा जो प्रोडक्टिविटी था, जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट था, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गया। हमने खुद को प्रोड्यूस कर लिया था, मतलब इतना ज़्यादा सफिशिएंट बना लिया था अपना, हमने इतना प्रोड्यूस कर लिया था कि वो हमारे लिए सफिशिएंट था। ठीक है, हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और हमारे फूड ग्रेन में ये हॉलमार्क चेंज था, काफ़ी बड़ा चेंज था। ठीक है, काफ़ी नोटेबल चेंज था। फिर आ जाता है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स गेव अ बिग पुश टू बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट दिस फैक्ट। तो जो हमारा ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्री में, वो भी आया था। 5 ईयर प्लान जो था हमारा, वो काफ़ी बड़ा पुश दिया था हमारे बेसिक कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में उस इंडस्ट्री में। और आयरन एंड स्टील मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे, ये सारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी और इनको काफ़ी बड़ा पुश मिला था 5 ईयर प्लान की वजह से। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट दिस फैक्ट। तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिससे कि हम पता कर सकते हैं क्या आखिर चेंज था। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। तो जो हमारा प्लानिंग का जो पीरियड था, वो उस पीरियड में हमको कितना अचीव करना था,
यहाँ पर बता रहा है कि हमने अचीव किया था 7% पर एनम के हिसाब से अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है कहाँ गया, हाँ, फिर हमारा अगला पॉइंट है दिस इन द 11th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वॉज 7.2%, इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। तो हमारे 11th प्लान में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% था और यही इंक्रीज होकर 6.9% हुआ था हमारा 2018-19 में। ठीक है, तो 11th प्लान में हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट था वो था 7.2% और ये इंक्रीज हो गया था हमारे 2018-19 में 6.9% के हिसाब से, मतलब 6.9% से 7.2% हुआ था। फिर आगे हमारा अगला पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव substantially grown to achieve the level of self sufficiency। तो जो हमारा कंज्यूमर गुड्स का जो इंडस्ट्री था उसमें हमने काफ़ी सब्सटेंटली ग्रोथ हासिल की थी, अचीव किया था सेल्फ सफिशिएंट खुद को बनाने में। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है, इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था अब इतने सारे प्लान्स, इतने सारे ग्रोथ्स वगैरह के बाद हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी मतलब एडिटिंग भी नहीं करता हूँ इस वीडियो में, और ये भी कहना चाहूँगा कि अभी अभी स्टार्ट किया, मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मतलब बोलने का उतना है नहीं। तो अगर थोड़ा सा अटकता हूँ या रिपीट करता हूँ सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, एंड अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और ऑफकोर्स अगर मैं कुछ गलती करूँ तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। मतलब अगर मैं ज़्यादा मतलब रिपीट कर रहा हूँ कोई चीज़ या फिर कुछ में चीज़ में अटक रहा हूँ तो आप स्किप कर सकते हो, जैसे अभी इस पॉइंट को भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा 6th पॉइंट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना किया था, हमने बिल्डिंग्स कितनी बनाई थी, हॉस्पिटल्स कितने बनाए थे, मॉल्स कितने बनाए थे, रेलवेज कितने बनाए थे, है ना। हमने किन जगहों पर ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, है ना, टूरिस्ट प्लेसेस कितने बनाए थे, होटल्स कितने बनाए थे, इंडस्ट्रीज़ कितनी बनाई थी, ये सारी चीज़ें। तो इंडियन रेलवेज, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। Means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity, banking and insurance facilities are the key elements of economic infrastructure during planning. Economic infrastructure has recorded a significant growth. Here are a few examples. तो यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, है ना, पावर जनरेशन का जो कैपेसिटी था हमारा, बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, ये सारी की एलिमेंट्स हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया हमारा, है ना, जैसे रेलवेज़ वगैरह हो गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर के लिए हो गया, पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हो गई, अगेन हमारे फार्मर्स और इंडस्ट्रीज सभी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो की एलिमेंट है हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसी प्लानिंग में हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें किस तरीके से ग्रोथ आया था ये हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, हमारे 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इंडियन रेलवे हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स। तो जो हमारा इंडियन रेलवे था वो अब बन चुका था हमारा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंडियन मतलब रेलवे नेटवर्क बन चुका था। ठीक है, हमारा अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो एशिया में इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो टॉप पर आता है, मतलब पहला, मतलब सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है हमारे इंडिया का ही है पूरे एशिया में, और वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है, ऐसा मैंने कहीं सुना है, ओके। हमारा अगला पॉइंट है, इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी विच वॉज 2300 मेगावाट इन 1950 to 51 इंक्रीज टू 3,56,818 मेगावाट एज अ 31 मार्च 2019। तो जो हमारे पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी थी उसमें हमने 2.3 मेगावाट इंक्रीज में, मतलब उस समय जब 1950-51 में जो हमारा मेगावाट था, हम लोग कितना पावर जनरेट कर पाते थे, उसकी कैपेसिटी थी 2300 मेगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन यही डाटा इंक्रीज होकर 2019 31 मार्च में हो गया 3,56,818
318. नोट द पॉइंट, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये डाटा हमें याद होना चाहिए, विच इज़ 2300 मेगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे, जनरेट कर पाते थे, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर पाते थे, उस हमारी उतनी कैपेसिटी थी, है ना। 1950-51 में हम लोग 2300 मेगावाट जनरेट कर पाते थे, इतनी हमारी पावर इंस्टॉलेशन की उसकी जनरेशन की कैपेसिटी थी। लेकिन यही चीज़ इंक्रीज होकर हो गई हमारी 3,56,818 मेगावाट। ठीक है, पॉइंट याद रखना, नंबर याद रखने हैं हमें, स्टैटिक्स याद रखना होगा, बिकॉज ये एमसीक्यू में ज़रूर आ सकते हैं। तो ये हमारा नंबर 3,56,818 मेगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे। कब प्रोड्यूस कर पाते थे? 31 मार्च 2019 में। ठीक है, डेट वगैरह याद होनी चाहिए। 31 मार्च 2019 में हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे 3,56,818 मेगावाट। फिर हमारा अगला पॉइंट है, A revolutionary growth of IT sector has earned India the distinction of a global player in the international market. तो जो हमारा IT सेक्टर था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज आया था हमारे इंडिया की वजह, हमारे इंडिया में, है ना। ये जो इंडिया था हमारा, वो एक तरह से डेस्टिनेशन था। यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ आया था, काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी ग्रोथ आया था, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ आया था, क्रांतिकारी ग्रोथ आया था हमारे IT सेक्टर में। हमारा जो इंडिया था वो बन गया था ग्लोबल प्लेयर इंटरनेशनल मार्केट में, इफ़ वी विल टॉक अबाउट IT सेक्टर। ठीक है, अभी के टाइम पर की बात कर रहे हैं। फिर हमारा 7 पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर ली कि आखिर ये कैसा था, किस तरीके से हमारी कमाई हो रही थी, क्या हो रहा था, लेकिन अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? सोशल 7 पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो सोशल से हमारा क्या समझ में आता है? किसी चीज़ की भलाई करना, है ना। तो हमारा जो इंडिया था उसमें हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ थी, वो लाई गई थी, और ये हमारा की पैरामीटर था। इन्हीं बेसिस पर हम लोग अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे थे। दीज have recorded a significant rise over time. ठीक है, it is owing to expansion of health facilities that, तो हमने काफ़ी बड़ा चेंज इसमें भी देखा अपने टाइम के हिसाब से, मतलब 1950 से लेकर अभी तक के हिसाब से, अभी तक के हिसाब में काफ़ी बड़ा ग्रोथ हमने देखा है। हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है हेल्थ फैसिलिटीज़ को। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमने अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को ग्रोथ लाया है ओवर अ टाइम, मतलब 1950 में किस तरह का ग्रोथ था और अभी के टाइम पर कितना ग्रोथ है, ये हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो किस तरीके से टाइम के साथ हमने ग्रोथ हासिल की है, किस तरह से अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को ग्रोथ लाया है, उसमें किस तरह से उसे एक्सपेंड किया है, ये हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है डेथ रेट। ठीक है, तो डेथ रेट था वो हमारा 6.3 था पर 1000 लोग परसेंट था, मतलब 1000 में 6.3% लोग जो थे वो मर जाते थे 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वहीं 1951 का रिपोर्ट देखें तो उसमें 27% लोग मर जा रहे थे 1000 में, मतलब अगर 100 लोग का अगर निकाला जाए तो 100 लोग में से 6.3% लोग मरेंगे। अब पता नहीं 0.3% लोग कैसे मरेंगे, लेकिन 6.3% लोग हमारे मर जाते थे 2017 तक में। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 1951 का देखेंगे तो 100 लोग में से 27 लोग मर जाते थे। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब 100 में से अगर 27 मरे तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे लोग मर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेथ रेट जो था हमारा 2017 में था 6.3%, है ना, और 1951 में था 27%। ठीक है, 1000 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है कंपैरिजन टू 1951। 1951 में बहुत लोग मर जाते थे 1000 में, और यहाँ पर नहीं, अच्छा 1000 में 27% है ना, हाँ जी। तो 1951 में 27% लोग मर जा रहे थे 1000 में, और 2017 में 6.3% लोग मर जा रहे थे 1000 में। फिर हमारा अगला पॉइंट है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आखिर लोग कितने साल तक जीते थे? ठीक है, तो 1951 का रिपोर्ट देखें तो लोग एवरेजली 32 ईयर्स जीते थे, मतलब जवानी में ही मर जाते थे। ठीक है, और अगर 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 69.4 ईयर्स लोग जीते थे, मतलब 69 साल और 4 महीने जिंदा रहते थे, उसके बाद मर जाते थे 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो यही हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, मतलब 32 साल में 1951 में लोग मर जाते थे एवरेज अगर निकाला जाए तो, और 2018 में 69.4 ईयर्स की एज में लोग मर जाते थे। ठीक है,
अभी हो सकता है कि डाटा में कुछ चेंज आया होगा, लेकिन उस समय का अगर आपको पॉइंट याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, विच इज़ 32 ईयर्स में लोग 1951 में मरते थे और 69.4 ईयर्स की एज में 2018 में मरते थे। एज रिगार्ड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज 3-fold एंड दैट ऑफ कॉलेगिटीज़ 5-fold सिंस 1951। तो अगर आप लोग एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करोगे तो एजुकेशनल फैसिलिटी क्या हो सकती है हमारी। As regards educational facilities, the number of school-going students has increased threefold, and that of collegiates fivefold since 1951. तो जो हमारे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है उसमें स्कूल गोइंग पॉपुलेशन जो है, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, 3-fold इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब 3 गुना इंक्रीज़ हुए हैं अगर आप 1951 के हिसाब से देखोगे, ठीक है। तो 5-fold इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। एज रिगार्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड 3-fold एंड दैट ऑफ कलेगिटीज़ 5-fold सिंस 1951, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। आखिर एम्प्लॉयमेंट कितना था। सीरियस एफर्ट्स हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचा गया है, सोच विचार हुई है जब हम लोग प्लान बना रहे थे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के बारे में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के बारे में, ठीक है। तो हमारा 8th पॉइंट है ये, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो सीरियस एफर्ट्स हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जब भी हमें कोई प्लान बनाना था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो पाएँ, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स करे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस पर काम करे हैं, ठीक है। तो नंबर पॉइंट 8 है हमारा एम्प्लॉयमेंट। सीरियस एफर्ट्स हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एज आई हैव सेड कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स लगाए गए थे हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने में, ठीक है। काफ़ी जब भी हम प्लान बना रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स लगा रहे थे। In different 5-year plans, in different 5-year plans, government has launched several employment generation schemes. It is significant to note that, तो यहाँ पर जो हमारा 5-year प्लान था उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह लागू किए हैं। क्या लागू किए हैं ये हम अगले पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की है ताकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ पाए, ठीक है। तो हमारा ड्यूरिंग जो हमारा 11th प्लान था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 8.3% था, ठीक है। मतलब पूरे 100 लोगों में 8.3% लोग कैसे रहते थे, अनएम्प्लॉयड रहते थे, ठीक है। फिर अगर आप 2004 और 2005 की बात करोगे तो उस समय 5.6% लोग अनएम्प्लॉयड रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। मतलब सॉरी एक सेकेंड, तो 8.3% लोग, मतलब आप समझो कि हमारा जो 2004 और 5 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो था 8.3% और 2011-12 में वही रेट हो गया 5.6%, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो रेट था उसमें इंक्रीज़ आ गया था 6.9% 2018 और 19 में, ठीक है। तो यही है डाटा जो कि प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं। इट इज़ 12th 5-year प्लान, गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो 12th 5-year प्लान्स में गवर्नमेंट ने ये टारगेट फिक्स किया था कि हमको 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करनी है, बनानी है, ठीक है। फिर हमारा 9th है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब हम ग्लोबली कुछ काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यही 9 पॉइंट है, इंटरनेशनल ट्रेड 9th नंबर का पॉइंट है। ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम, इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम ऑफ, कहाँ गया, ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज सब्सटैंशियली, फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारा हमने प्लान डेवलप किए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारा ग्रोथ था इंटरनेशनल ट्रेड में वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो रहा था, वो बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हम जो प्रूव करते हैं कि हाँ जी भैया जो ग्रोथ है वो हो रहा है, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है in 1948 to 49 the value of foreign trade was 792 crore rupees. It increased to 59 lakh 2036 करोड़ रुपीज़ इन 2018-19। तो जो 1948 में हमारा फॉरेन ट्रेड का जो वैल्यू था वो था 792 रुपीज़ करोड़, और यही चीज़ है ना, 792 करोड़ रुपीज़ जो था हमारा 1948-49 में, वही इंक्रीज़ हो गया था
59,02,036 करोड़ रुपीज़ में 2018-19 में। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है। फिर है हमारा अगला पॉइंट विच इज़ composition of exports and imports has significantly changed prior to planning. We were largely exporting primary products, mainly imports for industrial output and importing finished goods. Now the pattern is gradually reversing. तो अगर आप जानोगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ना जो हमारा ग्रोथ था, हम लोग क्या बेसिकली करते थे, इंपोर्ट करते थे कैपिटल गुड्स और एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स। तो यही चीज़ अब हमारा रिवर्स हो रहा था, हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स और एक्सपोर्ट कर रहे थे कैपिटल गुड्स। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट मतलब यही चीज़ जो है वो रिवर्स हो रही थी ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, ये पैटर्न सेट हो रहा था। फिर हमारा अगला पॉइंट, द चेंज इन कॉम्पोजिशन इज सिग्निफिकेंटली मार्क्ड इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो चेंज था, कॉम्पोजिशन था हमारा, ये जो चेंज था वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़े एरिया में हमारे एक्सपोर्ट के मार्क हो रहा था, ये बढ़ रहा था। ठीक है, वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, दिस इज साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज अ इंडस्ट्रियल नेशन। तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंजीनियरिंग गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे, जो कि ये साइन दे रहा था, जो कि ये मार्क दे रहा था, जो चीज़ बता रहा था कि ये चीज़ पॉइंट दे रहा था कि हाँ जी भैया, जो हमारा इंडिया है ना वो इमर्ज कर रहा है इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसमें आ रही है। ठीक है, इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ along with a significant structural change during the period of planning. The change is happening across all sectors of the economy. Also, growth is being reflected in higher and higher standard of living of the people. However, there are certain dark spots pointing to the failure of planning in India. This is what we discuss in the following section. तो आगे वाले सेक्शन में हम लोग कुछ ऐसे डार्क स्पॉट्स जाने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानने वाले हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ जी, जो इंडिया है उसमें जो ग्रोथ आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ डार्क पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो बेसिकली आपको इस पैराग्राफ में यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी बड़ा ग्रोथ आ रहा था, काफ़ी सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा था, जो भी प्लानिंग का पीरियड था उसमें हमने अचीव भी किया है काफ़ी सारे जगहों में। लेकिन 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 और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये चेंजेस ला रही थी, ग्रोथ जो था हमारे लिविंग का वो ज़्यादा बढ़ रहा था, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा था, है ना। लेकिन इसके कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फेलियर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के प्लान में आए थे, जो कि हम लोग आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अगला सेक्शन देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है काफ़ी सारी चीज़ें, और ये हमारा 7 पॉइंट का पॉइंट था। और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बग्स हैं, जो भी चीज़ें, अगर मैं कुछ चीज़ मान लो मुझे समझ नहीं आता तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज मैं भी खुद साथ ही साथ रीड करता हूँ जब आपको मैं पढ़ाता हूँ तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफकोर्स यू कैन स्किप, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो को एडिट करना चाहिए, मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, आपको बता दूँ, शुरू से लेकर एंड तक में कहीं पर भी एडिटेड नहीं होता है। यही जो पॉज का बटन रहता है मैं वही पॉज दबा देता हूँ अगर मुझे चाहिए होता है तो। बट अदर देन दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एडिटिंग राइट